बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जो हो गया उसे जाने दो, जो हो गया उसे जाने दो, जो बाकी है उस पर ध्यान दो, और जो होने वाला है उसके प्रति सजग रहो। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए लिए चलते हैं आपको कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीएयू राज्य में तिल की खेती को देगा बढ़ावा। मत्स्य कृषकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मिलेगा लाभ। पिछात सरगुजा की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए बिरसानाइजर 1। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने ICAR के सहयोग से झारखंड में तिल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि खरीफ मौसम की विषम परिस्थिति में तिल सबसे उपयुक्त वैकल्पिक फसल है। तिलहन में इस समय राज्य के किसान मूंगफली और तिल दोनों की खेती कर सकते हैं। तिल की खेती कम लागत और कम पानी में करीब 80 से 85 दिनों की कम अवधि में की जा सकती है। बीएयू द्वारा विकसित किस्म कांके सफ़ेद, पंजाब में विकसित किस्म TC25 और पंतनगर में विकसित शेखर किस्म उपयुक्त है। मत्स्य कृषकों और मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाने वालों के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, नवीनतम तकनीकी सहायता और आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। इच्छुक आवेदक जिले के मत्स्य कार्यालय में शीघ्र आवेदन जमा करें। किसान भाई, यदि आप पशुओं के लिए हरे चारे की खेती करने जा रहे हैं तो नेपियर ग्रास लगा सकते हैं। नेपियर ग्रास लगाने के लिए IGFIR 1 और 6 के साथ IGFIR 7 और 10 लगा सकते हैं। यह अम्लीय मिट्टी में भी लगाया जा सकता है, जो झारखंड की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। ये किस्में सालों भर उत्पादन के साथ मुलायम चारा देता है। नेपियर ग्रास के अगर किस्मों की अगर बात करें तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी से जो है IGFRI 1, 6 और किस्में विकसित की गई है, जो है इस क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है। एक और किस्म IGFRI 7 और 10 जो अम्लीय मिट्टी, जो झारखंड की मिट्टी है, उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके अलावा जो है आप गजराज किस्म भी जो है इसको भी आप लगा सकते हैं। हमारे भारतीय अनुसंधान कृषि अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर से CO1, CO2 किस्में विकसित की गई है। ये भी जो है पूरे वर्ष तक जो है आपको उत्पादन देता है और मुलायम चारा मिलता है। तो इन वेराइटियों, इस किस्मों को किसान भाई लगा के। पिछात सरगुजा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसानाइजर 1, बिरसानाइजर 2, बिरसानाइजर 3 लगाएं। पिछात सरगुजा की खेती गोड़ा धान या उड़द की कटाई के बाद दूसरी फसल के रूप में उपजाना लाभप्रद है। बुआई के समय 25 किलोग्राम यूरिया, 45 किलोग्राम DAP और 34 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में हॉपर्स, माहो और सफ़ेद मक्खी कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप अपने बैगन फसल को हॉपर्स, माहो और सफ़ेद मक्खी कीट से बचाने के लिए फसल पर लगातार निगरानी रखें। ये कीट पौधों के कोमल अंगों से रस चूसकर उपज पर प्रतिकूल असर डालते हैं। बैगन फसल में हॉपर्स, माहो और सफ़ेद मक्खी कीट के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 2 से 3 डेल्टा या पीला ट्रैप लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो आइए आज हम जानकारी लेते हैं एनम के माध्यम से हम बाजार व्यवस्था कैसे करें इस विषय पर। देखते हैं। बाजार में जब ग्राहकों की संख्या कम होती है तब विक्रेता अपने उत्पाद को औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। स्थानीय कृषि बाजार में इसी समस्या के शिकार होते हैं किसान भाइयों को स्थानीय खरीदारों से अपने उत्पाद की सही कीमत नहीं मिल पाती। इनाम के जरिए किसान इससे जुड़े देश के तमाम कृषि मंडियों में अपना उत्पाद बेच सकते हैं और उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इनाम में मोबाइल फोन, कंप्यूटर जैसे डिजिटल संचार माध्यमों से कृषि उत्पादों की ऑनलाइन खरीद बिक्री होती है, जो किसानों के लिए एक इनाम के समान है। अगर किसान इनाम अगर पाना चाहते हैं तो इनाम से उनको जुड़ना चाहिए। और इनाम है क्या, ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। किसान भाई इसके प्रति अवेयर नहीं है। लगभग 16 अप्रैल 2016 में इनाम का भारत सरकार के द्वारा कृषि राष्ट्रीय बाजार के रूप में इनाम को जाना गया, या उस समय इसका उद्घाटन हुआ। और विगत कई वर्षों में ये इनाम किसानों के लिए इनाम साबित होता रहा। अब इस इनाम जो भी है इसमें कैसे किसान जो है अपने आप को जुड़ सकते हैं, तो पहले देखा जाए तो किसानों के पास उतना अवसर नहीं था, चॉइस नहीं था। वो अपने उत्पाद को लोकल मंडी में ले जाते थे, और लोकल मंडी में ले जाने से क्या हुआ कि लोकल ही आसपास के जो भी वो व्यापारी हैं वही उनका ऑक्शन करते थे, और वो सामान का जो है उचित मूल्य उनको मिलता नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। और भारत सरकार का जो किसानों के प्रति था कि डबलिंग द इनकम फार्मर का किस प्रकार से दुगना इनकम हो, तो उस दिशा में बाजार का जो सबसे ज़्यादा समस्या था वो समस्या को भारत सरकार ने इनाम के माध्यम से दूर किया। किसान भाई इनाम से अपना स्वप्रयास से सीधे व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं, या कृषक उत्पादक संगठन, कृषक समिति या अन्य कृषि संस्थानों के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अब किसान भाई अगर इनाम से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, या वैसी संस्था जो FPO है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक संगठन बना करके किसान अपने उत्पाद को बिक्री करना चाहते हैं, तो वो भी इनाम से जुड़ सकते हैं। कोई संस्था है वो भी अगर किसानों को मदद करना चाहती है, हेल्प करना चाहती है, तो वो भी जुड़ सकती है। इटसेल्फ किसान स्वयं भी अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भारत सरकार के द्वारा दिया गया किसानों को, जिसमें किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो। पहले ये चीज़ नहीं हो रहा था। पहले लोग जो है वो मंडी में, लोकल मंडी में जाते थे, और वहाँ पर जो कुछ बिचौलिए हैं उस बिचौलिए के द्वारा ट्रेडिंग होता था, व्यापार होता था, उसका ऑक्शन होता था। लेकिन आज जो है ये अपने राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर पूरे देश में अगर देखा जाए तो लगभग 580 मंडियों को इसके साथ जोड़ लिया गया है, और लगभग 18 राज्य इसमें शामिल हैं, और ये बेहतर अपने उत्पाद को वो दाम प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसानों को देखें तो लगभग जो है अभी 1 करोड़ के आसपास किसान इससे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में और ज़्यादा किसान इससे जुड़ेंगे। किसान भाइयों, इनाम से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद अपने कृषि उत्पाद की ग्रेडिंग करें, फिर उसे अपने नज़दीकी इनाम मंडी में ले जाएं
ऑनलाइन देश के तमाम ई नाम मंडियों के बीच आपके उत्पाद की बोली लगेगी। जैसी मांग और आपके उत्पाद की गुणवत्ता होगी, वैसा ही मूल्य तय होगा। ई नाम मंडियों में माल रखने के लिए गोदाम होते हैं। इससे पैकिंग और ढुलाई की खर्च भी बचत होती है। साथ ही बाजार का दायरा बढ़ने से उत्पाद की अच्छी कीमत मिलती है। को बेहतर मूल्य के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं तो वो घर में भी बैठ करके अपना, जो लोग भी रजिस्टर्ड करा लिए हैं अपने किसान, पहले जाएं और जो उनके पास जो मंडी है वहाँ मंडी में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, और रजिस्टर्ड कराने के बाद वो जो है ट्रेडिंग, उनके जो उत्पाद हैं उसका पहले वो ग्रेडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो उसकी वो एक मूल्य को निर्धारित करेंगे, और इस मूल्य के आधार पर वो पूरे भारतवर्ष में जो भी मंडी है एक साथ डिस्प्ले होगा और उसके बोली लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे लोकल में जो लोकल डिमांड है वो उसके अनुसार से वो सामान का उतना अच्छा मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये अगर पूरे भारतवर्ष में होगा तो वहाँ कोई उत्पाद को ज़्यादा मांग है तो वहाँ पर दाम भी उसको बेहतर मिलेगा। तो निश्चित रूप से वहाँ पर वो किसान का उत्पाद को हमको बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए वो वहाँ पर उत्पाद को बेच पाएंगे, और इसकी जानकारी जो है उनको अपने घर में पोर्टल के माध्यम से, या उनके पास मोबाइल है जो स्मार्टफोन है वहाँ पर वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। और ऐसा है कि मान लीजिए उनके पास कोई सामान बिक्री करना चाहते हैं जो हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद मिले, उसकी भी जानकारी वो ई नाम पे रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ताकि आने वाला समय में अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो वहाँ से देख करके उस व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ में ई नाम में क्या है कि किसान बंधु जो है, अगर मान लीजिए कोई उत्पाद को उत्पादन करते हैं तो हो सकता है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन में लाने जाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, समस्या हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में उनके पास जो है गोडाउन भी है, रखने की भी सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराई है कि अपने उत्पाद को वह नियरेस्ट, मंडी के नियरेस्ट अपना स्थान पर रख दें, और उसके बाद जो है वो अपनी उत्पाद को क्या करें कि ग्रेडिंग करने के बाद जो है उसके उत्पाद का जो बेहतर मूल्य है वो मूल्य को उनको प्राप्त करने के लिए वो वहाँ से सुविधा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में, उनका पैकिंग में उतना ज़्यादा जो है समय नहीं लगे। झारखंड में इमली और चिरंजी जैसे वनोपजों की उत्पाद बड़े पैमानों पर होती है। इन वनो उत्पादों की मांग और मूल्य झारखंड से ज़्यादा दूसरे राज्यों में होती है। राज्य के किसान पारंपरिक फसल के अलावे इमली, चिरौंजी भी ई नाम के माध्यम से बेच सकते हैं। ई नाम की खासियत है कि उत्पाद बिक्री के बाद 24 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। खरीद, बिक्री और भुगतान में पूरी पारदर्शिता होती है। झारखंड के जो किसान अभी तक ई नाम से नहीं जुड़ पाए हैं, वे जल्द से जल्द भारत सरकार की लाभदायी अवधारणा ई नाम से जुड़ जाएं, अपने कृषि उत्पाद की उचित कीमत पाएं। इसमें लगभग जो है अभी तक 75 उत्पाद जो हैं उसको रजिस्टर्ड किया गया है, लेकिन आने वाला समय में 150 से 200 जो है वैसे कृषि उत्पाद हैं उसको इसमें सम्मिलित करके उसके बेहतर मूल्य को प्राप्त करने के लिए जोड़ा गया। अब झारखंड की जो विशेषता है, यहाँ पर वन उत्पाद बहुत सारे हैं। आपका जो है हम लोग देखते हैं कि चिरंजी, जो यहाँ पे चिरंजी है वो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ होता है, लेकिन उसका किसानों को बेहतर उत्पाद नहीं मिलता है। इसके अलावा जो है इमली है यहाँ का जो है मिलता है, या बहुत सारे जो है उत्पाद यहाँ पर वन से जो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उसका बेहतर उत्पादन हमारे पास हो रहा है, लेकिन उसका जो है खपत कहीं और दूसरे राज्य में है। तो इसके लिए जो है सरकार का काफ़ी अच्छा प्रयास रहा कि यहाँ जो है हमारे आसपास नगड़ी है या हजारीबाग है, यहाँ के मंडी के द्वारा आपका जो है जब ऑक्शन होता है तो उसमें किसान भाई अपने उत्पाद को ले जा कर के सैंपल दिखा करके और उनके साथ जो है ट्रेडिंग हो करके, और वो जो है अपने उत्पाद को राज्य में और राज्य के बाहर जहाँ पर भी है वो उत्पाद को डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, और उसका ऑक्शन लगता है। लेकिन अब किसानों के पास जो है एक समस्या जो है क्या है कि मान लीजिए जो उत्पाद है वो उत्पाद कितनी मात्रा में, ये भी एक चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास कम उत्पाद है, तो कम उत्पाद है तो उसको ले जाके कैसे ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन ये जो है ट्रेडिंग करने के लिए उसको सोचने की ज़रूरत नहीं। जो भी उनके पास वॉल्यूम उत्पाद है या वो अच्छी गुणवत्ता का है तो वो आपने जो है ई नाम से संपर्क करके उसको बेच सकते हैं। और साथ में इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पारदर्शिता, कि उनको 24 घंटे के अंदर
या SMS के माध्यम से या RTGS के माध्यम से या आपका जो है जो बैंक का मतलब उनके खाता में पैसा जो है क्रेडिट हो जाता है। यानी किसी बिचौलिए का कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है किसान है और किसान को जो है वो लाभ जो मिलना चाहिए, उसके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलना चाहिए। तो आज के समय में ई नाम से बेहतर पोर्टल नहीं है जो प्रधानमंत्री के द्वारा और पूरे सिस्टम को, बाजार की समस्या को आज लगभग समाप्त करके किसानों के लिए एक इनाम के रूप में ई नाम को ये विकसित किया गया है। का बारी है दूसरी जानकारी की। तो आज की दूसरी जानकारी है बत्तख पालन से फ़ायदे के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन करते ही हैं, पक्षी पालन करते ही हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद जानकारी। पूरी दुनिया सहित भारत में शाकाहारियों से अधिक मांसाहारियों की संख्या है, तो जाहिर सी बात है मांस की मांग को पूरा करने के लिए पशुपालन करना फायदे का सौदा है। मांसाहार में लोग बकरी, भेड़, मुर्गी और बत्तख का मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे बत्तख पालन करने वालों की संख्या सबसे कम है, जबकि ये मुर्गी पालन की तुलना में कम पूंजी में ज़्यादा लाभ देने वाला व्यवसाय है। झारखंड के ग्रामीण इसे इस तरह से समझे कि ग्रामीण परिवेश में आसानी से कम खर्च में बत्तख पालन किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, मांस के लिए निर्भरता हम लोग को मुख्यतः 3-4 प्रजाति पर ही रहती है। जैसे बकरी का मांस हो गया, भेड़ का मांस हो गया, और अगर पक्षियों में बर्ड्स की बात करें तो इसमें से ब्रॉयलर टाइप्स की मुर्गियाँ होंगी या डुअल पर्पस की मुर्गियाँ हो गई, या फिर देसी मुर्गियाँ जो हो गई जो किसान भाई गांव में पालते हैं, हम उस तरह की मुर्गियाँ हो गई। इसके अलावा दूसरा बत्तख भी बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है। अभी के समय में बत्तख पालन कई तरह से महत्वपूर्ण स्थान रखने लगा है, क्योंकि मुर्गी पालन में जो जोखिम की ये है, बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने के लिए किसान भाई अभी कई तरह के, जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है, इस स्थिति में जोखिम और बढ़ गई है। इसके अलावा कोरोना से पहले की भी स्थिति में जो रहती थी मुर्गी पालन में, चाहे वो ब्रॉयलर पालन कर रहे हो या लेयर पालन कर रहे हो या फिर दीव काजी जो डुअल पर्पस के बर्ड पाल रहे हैं, उन सबों में एक डिजीज माने संक्रमण की समस्या को लेके और मार्केट में जो दाम है उसको उतार चढ़ाव को लेके किसानों के पास जोखिम काफ़ी बढ़ जाता था। तो इस जोखिम को कम करने के लिए किसान भाइयों का रुझान अभी बत्तख पालन की ओर काफ़ी गया है, और पिछले कुछ सालों में बत्तख पालन पर इसकी रुझान काफ़ी देखी गई है। कारण अभी कई तरह के हैं, जैसे कि मुर्गी पालन में जितने जोखिम है वो हम क्यों बत्तख पालन करें, इस पर बात अगर करें तो बत्तख की 2 तरह की वैरायटियाँ हैं। जैसे मांस के लिए कुछ पाले जाने वाली बत्तख हैं और कुछ बत्तखें हैं जो अंडा पालन के लिए करती हैं। इसके अलावा बत्तख पालन के लिए हमें पहला जो मुर्गी पालन से जो भिन्नता करता है, या फिर कहें हम गाँव में किसान भाई जो सीमांत किसान है या जिनके पास पूंजी की अभाव है, वे लोग भी बत्तख पालन को क्यों करें, उस पर कई बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। जैसे बत्तख पालन के लिए आपको कोई विशेष आवास व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा बत्तख के लिए जो रोज़मर्रा के आहार के लिए जो हम लोग दाना पानी का जुगाड़ करते हैं, जो मुर्गियों में हमें रोज़ कुछ ना कुछ पूंजी लगाना ही पड़ता है, वैसी आवश्यकता बत्तखों में नहीं पड़ती है। ये बहुत अच्छे स्कैवेंजर्स हैं या खोज के खाने वाले बर्ड होते हैं, जो कि आसपास गाँव में इसके खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना माने मौजूद रहता है, जिसको इधर उधर चर के ये अपना पेट भर लेते हैं और क्षमता के अनुसार, नस्लीय क्षमता के अनुसार ग्रोथ रेट भी दिखाई पड़ता है। लोग बत्तख का मांस भी खाना पसंद करते हैं और बत्तख का अंडा भी। दोनों की मांग सालों भर रहती है। अब आपको पहले तय कर लेना होगा कि आप अंडा उत्पादन के लिए बत्तख पालन करना चाहते हैं या मांस उत्पादन के लिए। दोनों उद्देश्य से आप जो भी तय करें, उसके बेहतर परिणाम के लिए उन्नत नस्ल वाला बत्तख पालना ज़रूरी है। अंडा के लिए और मांस के लिए बत्तख के अलग अलग उन्नत नस्ल अनुशंसित हैं, जिसके चूजे आप KBK दिव्यायन या विरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किसान भाई केवल अंडा देने वाले बत्तखों का व्यापार करना चाहते हैं, तो उनके लिए मुख्य रूप से खाकी कैम्बल और इंडियन रनर यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो किसान भाई ब्रॉयलर टाइप ऑफ डक्स रखना चाहते हैं, जैसे मीट के लिए अगर रखना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप विगोवा सुपर, जो ये एक तरह का संकर प्रजाति निकाला गया, CPDO हिसारघाटा के द्वारा निकाला गया है। ये भिगोवा सुपर सफ़ेद रंग की बत्तखें होती हैं। इनको अगर आप मांस के लिए रखते हैं तो थोड़ा अतिरिक्त आहार, अगर खाने पीने के अलावा थोड़ा अतिरिक्त संतुलित आहार अगर आप देते हैं, तो ये करीब
70-75 दिन में 2 से 2.5 kg तक का वज़न प्राप्त कर लेता है और इसकी डिमांड बाज़ारों में काफ़ी अच्छी होती है, जिसको आप एक तरह से कहें तो ब्रॉयलर मीट, जो ब्रॉयलर मुर्गियां हैं उसका एक वैकल्पिक के रूप में भी देख सकते हैं। और इसमें फ्लैसीनेस काफ़ी रहती है। जैसे बत्तख के मीट में अगर कहें हम, जो खाकी कैम्बल या गांव देहात में जो बत्तखें देहाती देसी बत्तख रहते हैं, उन सबों में मांस की मात्रा थोड़ी कम रहती है, क्योंकि ये तैरने वाले बर्ड होते हैं तो इसमें मांस की मात्रा थोड़ी कम रहती है। लेकिन अभी जो हम भिगोबा सुपर की जो बात कर रहे थे, इसमें मांस की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है। इसी कारण लोगों को ये जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको ये पसंद भी आता है। बत्तख पालन में बत्तखों को दाना पानी देने के लिए आमतौर पर अतिरिक्त खर्च की ज़रूरत नहीं होती। आप घर का बचा हुआ भात दे सकते हैं। बत्तख तालाबों के जलीय कीट भी बड़े चाव से खाते हैं। सिर्फ मांस प्राप्ति के उद्देश्य से पाले जाने वाले नस्लों को अतिरिक्त संतुलित पौष्टिक दे सकते हैं। आप देसी बत्तख के चूजे भी पाल सकते हैं। इसमें स्वाभाविक रूप से ब्रूडिंग करने की क्षमता होती है। इसके अंडे भी मुर्गियों के अंडे से अधिक कीमत पर बिकते हैं। जो विशेष प्रकार की खाना की आवश्यकता जो होती है, जैसे मुर्गियों में हम लेयर कर रहे हैं या ब्रॉयलर कर रहे हैं, या फिर आप डुअल पर्पस के भी मुर्गियां अगर कर रहे हैं, तो उन सबों के लिए प्रतिदिन की जो चारा है, इसके दाम बाज़ार में अलग अलग ब्रांड के हैं, हालांकि अलग अलग है, लेकिन फिर भी सभी तरह के दाना के जो दाम है वो कम से कम 30 रुपया पर केजी से ऊपर ही पड़ता है। यहाँ पर किसान भाई जो गांव में जैसे भात बच गया किसी को, या धान किसी का बच गया जो नहीं बिक रहे हैं, या सब्जी वगैरह जो नहीं बिक रहा है बाज़ार में, उस तरह के चीज़ों को भी हम यहाँ पे खिला सकते हैं। इसके साथ साथ गांव में जैसे बहुत सारे जलाशय, जो प्राकृतिक जलाशय होते हैं, उन सबों में भी जैसे घोंघी हो गए, या तरह तरह के जू प्लैंक्टन्स हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, या समय पर अभी मछली का चूरा भी, जब जो छोटे छोटे मछलियाँ गांव में बहुत ज़्यादा बरसात में विशेष करके बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, उन सबों को भी हम, अगर उस समय बरसात में हमें बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है तो हम बाकी समय के लिए उसको सुखा के रख सकते हैं, जो बत्तखों को हम सालों भर दे सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो रोज़ रोज़ गांव देहात के आसपास में मिलते हैं, जिनको हमको खरीदना नहीं पड़ता है, उस तरह के खाद्य पदार्थों को, उस तरह के खाद्य सामग्रियों को भी लेके हम बत्तख पालन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बत्तख पालन से ज़्यादा लाभ अर्जित करने के लिए बत्तख पालन की छोटी बड़ी तमाम जानकारी रखना ज़रूरी है। इसके लिए विधिवत प्रशिक्षण लेना आवश्यक है, ताकि वैज्ञानिक तरीके से बत्तख पालन किया जा सके। इससे आप बत्तखों की उचित देखभाल कर सकेंगे, साथ ही उन्हें रोग व्याधियों से बचा सकेंगे। बत्तखों में कॉलरा और प्लेग रोग फैलने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए अनिवार्य रूप से टीका दिलाएं। मैंने अंडे के लिए अगर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको हम कहेंगे इंडियन रनर और खाकी कैम्बल की ही चुनाव आप करें। और खाकी कैम्बल के बत्तख के चूजे आप हमारे दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में भी सालों भर उपलब्ध रहता है, यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, या समय समय पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावे भिगोबा सुपर, जो हम ब्रॉयलर टाइप्स या मीट टाइप ऑफ डक की बात कर रहे हैं, उनके चूजे भी हमारे ये कृषि विज्ञान केंद्र में सालों भर उपलब्ध रहता है। आप चाहें तो हमारे यहाँ से संपर्क करके ये चूजे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान भाई इसको एक व्यवसाय रूप देना चाहते हैं, वे निश्चित तौर पे प्रशिक्षण करके ही इस व्यवसाय में अपने आप को उतारें, तो ये ज़्यादा उनके लिए लाभकारी साबित होता है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें होते हैं, संतुलित आहार की हम अभी जैसे बात कर रहे थे, समय समय पर उनको कुछ दवा का भी प्रयोग करना हो, जो सप्लीमेंट्री दवा जैसे विटामिन मिनरल्स, इसके अलावा कुछ वैक्सीनेशन भी होते हैं जो दिया जा सकता है। हालांकि ये तुलनात्मक देखें तो मुर्गी पालन की अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी कम वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम 2 वैक्सीन पे ही विशेष करके जोर देते हैं, जैसे डक कॉलेरा की हो गई, इसके अलावा डक प्लेग की। तो ये दोनों वैक्सीन, आप एक वैक्सीन जो पहला या डॉग कॉलेरा की बात कर रहे हैं, ये 45 से 50 दिन के बीच में दे सकते हैं, और दूसरी वैक्सीन जो डक प्लेग की बात कर रहे हैं, ये 70 से 80 दिनों के बीच में दिया जाता है। तो ये दोनों वैक्सीन भी हमारे संस्थान में उपलब्ध रहते हैं। जो किसान भाई को खरीदना हो तो हमारे यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो पशुपालन विभाग के जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल हैं, वहाँ पर से भी जो BHO या TBO रहते हैं, उन सबों से भी संपर्क करके इन वैक्सीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कम रोग कम जोखिम, आसान काम प्रक्रिया, बेहतर परिणाम, मांस और अंडा दोनों महंगा, कम लागत ज़्यादा लाभ, ये सब बत्तख पालन के फायदे हैं। आप भी इस लाभ के भागीदार बने और बत्तख पालन करें। तो कैसी रही जानकारी?
अच्छी थी ना। जी हाँ, जानकारियाँ हमारे पास और भी हैं और रहती हैं, लेकिन हमारा वादा रहता है कि अगली जानकारी हम अगले अंक में आपको ज़रूर दिलवाएंगे। तब तक आप कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप हमें अपने सुझाव और समस्या लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। और हाँ, हमें आप फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।